फिर क्योंकि मॉडरेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर क्या है, लो है, सॉरी मैक्सिमम मॉडरेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर हाई है, डेविएशंस का इल जास्त येईल. ओके, क्योंकि एफ मैक्स एफ मिन ये जल्दी जल्दी आएंगे ना. ओके, क्लोजर आएंगे, वो क्लोज आएंगे एक दूसरे के, तो शिफ्टिंग डेविएशंस क्या मिलेंगे ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी हाई रही तो इसकी मॉडरेटिंग सिग्नल की. आणि मॉडरेटिंग सिग्नलचा जर एम्पलीट्यूड काय असेल, लार्ज असेल, ओके, एम्पलीट्यूड अगर हायर रहा तो भी आपको फ्रीक्वेंसी डेविएशंस क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे. सो किस पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन, मॉडरेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर और मॉडरेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड पर. ओके, तर हे डेविएशंस किती मिळायला पाहिजे फ्रॉम सेंटर फ्रीक्वेंसी. ओके, ये डेविएशंस कितने होने चाहिए फ्रॉम सेंटर फ्रीक्वेंसी. ये कौन डिवाइड करता है, आपका डेविएशन रेशियो. वहां पर एक फॉर्मूला है. ओके, आता बघा आपको पता है कि डेविएशन जो है वो एक्चुअली डिसाइड करने के लिए वहां पर एक रूल है, त्याला म्हणतात फेडरल कम्युनिकेशन कमिशन. काय म्हणतात त्याला, फेडरल कम्युनिकेशन कमिशन, एफसीसी. एफसीसी, फेडरल कम्युनिकेशन कमिशन. एफसीसी रूल ने क्या बताया, एफसीसी रूल ने बताया है कि डेविएशन निकालने के लिए पहले यहाँ पर एक गार्ड बैंड होता है. क्या होता है यहाँ पर, गार्ड बैंड. 25 किलोहर्ट्ज की क्या होती है, गार्ड बैंड फ्रॉम द सेंटर फ्रिक्वेन्सी. बघा ही जी तुमची सेंटर फ्रिक्वेन्सी आहे, या साईडला असते 25 किलोहर्ट्जची गार्ड बँड आणि लेफ्ट साईडला पण काय असते 25 किलोहर्ट्जची गार्ड बैंड. ओके, फिर ये 25 किलोहर्ट्ज गार्ड बैंड से शुरू होगा आपका डेविएशन. आपका ओके यस, आपका डेविएशन. तो 25 किलोहर्ट्ज से ऑनवर्ड्स जो डेविएशन होता है, मैक्सिमम डेविएशन, वो होता है 75 किलोहर्ट्ज. किती असते तो, 75 किलोहर्ट्ज. लक्षात ठेवायचं, दिमाग आपल्या अपने दिमाग में फिट करना है कि ये 25 किलोहर्ट्ज का यहाँ पर गार्ड बैंड होता है और 25 किलोहर्ट्ज गार्ड बैंड से ऑनवर्ड शुरू होता है डेविएशन आपका स्प्रेडिंग, मतलब एफ मैक्स एफ मिन मिलना. तो डेविएशन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 75. सेम लेफ्ट साइड में ये भी होगा 25 किलोहर्ट्ज का गार्ड बैंड और वहां से स्टार्ट होगा आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन. तो मैक्सिमम डेविएशन कितना होना चाहिए आपका, 75. तो मला सांगा रे, यहाँ से यहाँ तक जितना डेविएशन होगा वही आपके एफएम वेव की क्या होगी, बैंडविड्थ. वही आपकी एफएम वेव की क्या होगी, बैंडविड्थ. तो मला सांगा इथे 25, यहाँ पर 25 प्लस 25 कितना होगा, 50. त्याच्यानंतर 25 से ऑनवर्ड 75, यहाँ पर 25 से ऑनवर्ड 75. 75 प्लस 75 150 और बीच में का क्या था, 50. तो 150 प्लस 50 कितना होता है, 200. 150 प्लस 50 200. म्हणजे टोटल जे डेविएशन आहे, ओके, वो कितना होता है, 200. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम बैंडविड्थ ऑफ एफएम वेव, ओके, टेंटेटिव, ओके, किती असेल ती, 200 किलोहर्ट्ज. 200 किलोहर्ट्ज. समझ में आया सभी को, यस. ये था आपका डेविएशन रेशो. तो डेविएशन रेशो का क्या है, डेविएशन रेशो से एक फॉर्मूला है. डेविएशन रेशो का क्या है, फॉर्मूला है. ओके, सी डेविएशन रेशो, ओके, इज इक्वल्स टू, डेविएशन रेशो इज इक्वल्स टू कितना होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन म्हणजे डेल एफ अपॉन मैक्सिमम मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी. मैक्सिमम मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी. तो मैंने कल भी बताया था आपको इन प्रीवियस लेक्चर द डे बिफोर यस्टरडे कि एफएम वेव के लिए, ओके, ध्यान दो यहाँ पर, एफएम वेव जनरेट करने के लिए जो मॉडुलेटिंग सिग्नल लगता है आपको, एफएम वेव जनरेट के लिए जो मॉडुलेटिंग सिग्नल लगता है उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस होती है 15 किलोहर्ट्ज. 15 किलोहर्ट्ज एवढी त्याची काय असते, फ्रिक्वेन्सी असते मॅक्सिमम. कोणाची, मॉड्युलेटिंग सिग्नलची. आणि फ्रिक्वेन्सी डेविएशन किती असते, फ्रिक्वेंसी डेविएशन असते मैक्सिमम 75. मैंने अभी बताया ना कितना डेविएट होना चाहिए उसने राइट हैंड साइड में, 25 किलोहर्ट्ज का गार्ड बैंड छोड़ के 75 किलोहर्ट्ज. तर या फॉर्म्युला मध्ये पुट करा, मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी डेविएशन डेल एफ किती असते, 75 किलोहर्ट्ज. मैक्सिमम मॉड्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी आता सांगितली किती असते, 15. इसको अगर सॉल्व किया तो कितना आया, 5. तो डेविएशन रेशो जो होता है स्टैंडर्ड वो कितना होता है, 5. कितना होता है, 5. ओके, त्याच्यानंतर आपण घेतलं होतं मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर एफएम वेव. जैसे एम वेव का मैथमेटिकल इक्वेशन था उसमें 3 टर्म्स आती थी, एक कैरियर वेव, अनमॉड्युलेटेड कैरियर वेव की टर्म आती थी, एसी साइन ओमेगा सी टी. त्याच्यानंतर येत होतं MEC/2 कॉस ऑफ एफसी प्लस एफएम वाली टर्म आती थी, मायनस MEC/2 कॉस ऑफ एफसी मायनस एफएम वाली टर्म. म्हणजे यूएसबी, एलएसबी आणि कैरियर वेव या 3 टर्म्स येत होता एएम वेव मध्ये. सेम उस तरह से एफएम वेव में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डेविएशन की टर्म आनी चाहिए, मतलब डेल एफ
ये टर्म आली चाहिए. ओके, तर आपण हे इक्वेशन जे आहे हे डिराइव करून मागच्या वेळेस घेतलं होतं. याच्यामध्ये टाइम वेस्ट करणार नहीं मी. पिछले बार हमने लास्ट लेक्चर में लिया था. ये पूरा इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करवा के दिया था, मतलब समझा के दिया था. तो ये इक्वेशन आया था लास्ट, इक्वेशन नंबर 6 जो दिखाई दे रहा है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एफएम वेव. E is equals to, E is for the equation, instantaneous equation of FM wave is equals to A म्हणजे maximum amplitude of FM wave into sin of ओमेगा C म्हणजे कैरियरची फ्रीक्वेंसी प्लस MF. MF का मतलब क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ FM wave. मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ FM wave. आपको पता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ AM wave क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ AM wave? EM by EC. EM by EC. EM म्हणजे काय आहे? एम्प्लीट्यूड ऑफ मॅक्सिमम एम्प्लीट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल अपॉन EC म्हणजे मॅक्सिमम एम्प्लीट्यूड ऑफ कॅरियर सिग्नल, EM बाय EC. त्याच्यामध्ये E का बरं घेतला होता? E इज द एम्प्लीट्यूड, क्योंकि वो AM वेव थी. वेरिएशंस किस में आते थे? एम्प्लीट्यूड में. ओके, मॉड्यूलेशन AM था ना, सॉरी एम्प्लीट्यूड मॉड्यूलेशन था ना, तो वेरिएशंस किस में आते थे? एम्प्लीट्यूड में. इसलिए हमने फॉर्मूला मॉड्यूलेशन इंडेक्स का क्या लिया था? EM बाय EC. इथे जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर फाइंड करना है तो वेरिएशंस किस में आते हैं? फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है. तो फॉर्मूला क्या आएगा? ये वाला फॉर्मूला है मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम वेव का. ध्यान दीजिए और याद रखना है. मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम वेव फॉर्मूला क्या है बेटा? डेल एफ अपॉन एफएम. काय फॉर्मूला? डेल एफ अपॉन एफएम. डेल एफ म्हणजे काय रे? फ्रीक्वेंसी डेविएशन. फ्रीक्वेंसी डेविएशन. फ्रीक्वेंसी डेविएशन किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिपेंड करता है मॉड्युलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर. म्हणून अपॉन मध्ये काय आलं? एफएम. एफएम म्हणजे काय? मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रीक्वेंसी. सो एम का फॉर्मूला क्या है? एम म्हणजे मॉड्युलेशन इंडेक्स. एम का फॉर्मूला क्या है बेटा? डेल एफ अपॉन एफएम. काय फॉर्मूला? डेल एफ अपॉन एफएम. ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है. ओके, सो दिस और ये इनटू क्या है? साइन ओमेगा एम टी. ओमेगा एम म्हणजे मॉड्युलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर सारे टर्म्स आप देख सकते हो. इस इक्वेशन में सारे टर्म्स जो है ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है. क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है किसका है? एफएम वेव का. किसका है? एफएम वेव का. तो हे इक्वेशन लक्षात ठेवायचं आहे. एफएम वेवचं इक्वेशन आहे. ओके, ये पिछले बार मैंने लास्ट लेक्चर में डिराइव करके एक्सप्लेन करके दिया था. ओके, चलो नेक्स्ट. आता बघा, ध्यान दो यहाँ पर. अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? बैंडविड्थ. ओके, मुझे बताइए, इज दिस स्लाइड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? विजिबल आहे का? Yes, ma'am. ओके, तर बघा, बैंडविड्थ आपको बैंडविड्थ फाइंड आउट करना है. आप सभी को पता है की बैंडविड्थ ऑफ एएम वेव की बैंडविड्थ क्या है बेटा? ट्वाइस एफएम. एएम वेवची बैंडविड्थ काय आहे रे? ट्वाइस ऑफ एफएम. ओके, तर याची बैंडविड्थ किती असायला पाहिजे? अब इसमें सिर्फ मॉड्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है क्या? नहीं. अगर मॉड्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपको एफएम में क्या मिल रहे हैं? नंबर ऑफ एक्चुअली डेविएशंस मिल रहे हैं, नंबर ऑफ वेरिएशंस मिल रहे हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग मिल रही है. ओके, तो ये फॉर्मूला जो है, जो मैं यहाँ पर कर्सर एक्चुअली रोटेट कर रही हूँ, वो ध्यान दो. बैंडविड्थ ऑफ एफएम वेव अगर ध्यान में रखना है तो वो होता है ट्वाइस ऑफ डेल एफ प्लस एफएम. कहाँ से फॉर्मूला? ट्वाइस ऑफ डेल एफ प्लस एफएम. कहाँ से बेटा फॉर्मूला? ट्वाइस ऑफ डेल एफ प्लस एफएम. ये फॉर्मूला याद रखना है. आता बघा, ही जी एफएम सिस्टीम आहे ना, या एफएम सिस्टमला आपण कॉन्स्टंट बँडविड्थ सिस्टम सुद्धा म्हणतो. काय म्हणतो याला? कॉन्स्टंट बँडविड्थ सिस्टम. मतलब हमने मॉड्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी भी इंक्रीज की तो उसकी जो बैंडविड्थ है किसकी? एफएम वेव की, वो बैंडविड्थ एक्चुअली नियरेस्ट ही आती मॅक्सिमम बैंडविड्थ की. मॅक्सिमम बैंडविड्थ किती असते तुमची? मॅक्सिमम बैंडविड्थ किती असते तुमची? 200. यस, 200, 180 टू 200 के रेंज में होती है. ओके, वो तो वो आइडियल कैसे 200, पर प्रैक्टिकली 180 टू 200 के रेंज में वो आनी चाहिए. सो आपने अगर ये मॉड्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है, ओरिजिनल सिग्नल का फ्रीक्वेंसी जो है आपका वो अगर आपने चेंज भी किया तो नियरेस्ट आती है उसके 150 टू 200, 150 टू 180 इसके रेंज में आती है. ओके, सो सी, ओके, सो सी, अब हम देखते हैं कैसे. ध्यान दो यहाँ पर, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. कौन सा? बैंडविड्थ ऑफ एफएम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल एफ प्लस एफएम. ट्वाइस डेल एफ प्लस एफएम. त्याच्यामध्ये बघा, मान के चलते एक एग्जांपल लेते हैं कि डेल एफ जो है, डेल एफ का मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन.
मी तुम्हाला FCC रूल सांगितलेला आहे की मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन किती असतो रे, 75 किलोहर्ट्ज. 25 किलोहर्ट्ज हा त्यांचा गार्ड बँड असतो आणि गार्ड बँडला सोडून जो डेव्हिएशन असते मिळते आपल्याला, दॅट इज वॉज 75 किलोहर्ट्ज. 75 किलोहर्ट्ज इज द मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन, दॅट इज डेल एफ. ओके, FM जो आहे हा मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी आहे, मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी ती मी कन्सिडर केलेली आहे. ये स्टँडर्ड नाही आहे क्योंकि मॅक्सिमम मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी कितनी आहे, 15 किलोहर्ट्ज. ओके, मी कन्सिडर केलेली आहे 50 हर्ट्ज आहे सपोज. ओके, आता तुम्हाला बँडविड्थ काढायची आहे. बँडविड्थचा फॉर्म्युला काय आहे रे, ट्वाइस ऑफ डेल एफ प्लस FM. बँडविड्थचा फॉर्म्युला काय आहे, ट्वाइस ऑफ डेल एफ प्लस FM. पुट करा इथे ट्वाइस ऑफ डेल एफ. डेल एफ किती घेतलाय आपण, 75 प्लस FM किती आहे रे, 50 किलोहर्ट्ज. आपल्याला 50 हर्ट्ज, आपला किती पाहिजे, किलोहर्ट्ज. म्हणून काय केलं मी, डिवाइड बाय 1000 केलं. तो सगळी टर्म किलोहर्ट्ज मध्ये झाली. इसको अगर मैंने सॉल्व किया बाय यूजिंग कैलसिस तो कितना मिला, बाय यूजिंग कैलसी तो कितना मिला बेटा, 150.1 किलोहर्ट्ज. ओके, इसका मतलब है जब मैंने मॉड्युलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 50 ली है, 50, उस वक्त मुझे बैंडविड्थ कितनी मिली है FM वेव की, 150.1. आता सेकंड एग्जांपल, डेल एफ तेवढाच ठेवला 75 क्योंकि मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन आहे. आता FM चेंज केला. FM काय केला, चेंज म्हणजे इन्क्रीज किया. पहिले कितना था, 50. ओके, आता किती घेतला, 500 हर्ट्ज. परत बँडविड्थच्या फॉर्म्युलामध्ये पुट करा रे, ट्वाइस डेल एफ प्लस FM मध्ये. तर त्याला सॉल्व्ह केल्यानंतर काय मिळते तुम्हाला, 151 किलोहर्ट्ज. पहिल्याला होता 150, जेव्हा मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी किती होती, 50. जेव्हा मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी आपण इन्क्रीज केली, ओके, तेव्हा किती आला, 151. म्हणजे थोडासाच डिफरन्स आहे बँडविड्थ मध्ये. आता डेल एफ परत तोच ठेवला 75. आता तुमची मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी आहे ती अजून इन्क्रीज करा. पहिले किती घेतली होती बेटा, 50 हर्ट्ज. नंतर किती घेतली होती, 500 हर्ट्ज. आता किती घेतली, 5 किलोहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज मध्ये घेतली. आता इथे जर आपण पुट केलं ट्वाइस डेल एफ प्लस FMच्या फॉर्म्युला मध्ये, तर तुम्हाला किती मिळते ती, 160. ओके, तर बघा 150, 151, 160 म्हणजे नियरेस्ट काय आहे, ही सेमच आहे. नियरेस्ट काय आहे, सेम, निग्लेजिबल डिफरन्स आहे हा. याचा अर्थ काय आहे की मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी जर तुम्ही इन्क्रीज केली तरी त्याच्या FMच्या बँडविड्थ मध्ये जास्त फरक, ज्यादा एक्चुअली फर्क नहीं दिखाई देता है. देयरफॉर दिस सिस्टम इज नोन एज, कौन सा सिस्टम, FM वेव का, FM मॉड्युलेशन का सिस्टम इज नोन एज कांस्टेंट बैंडविड्थ सिस्टम. क्या कहते हैं इसको, कांस्टेंट बैंडविड्थ सिस्टम. समझ में आया क्या, समझ का, समझ में आया सभी को? यस मैम. यस मैम. ओके सी, अभी हम क्या देखेंगे, हाँ, आता इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. आज हम देखने वाले हैं FM मॉड्युलेटर्स. क्या देखने वाले हैं, FM मॉड्युलेटर्स. ओके, FM मॉड्युलेटर का मतलब क्या होता है कि ऐसे कुछ डिवाइसेस, जैसे कि आपको पता है AM मॉड्युलेटर्स कौन से हैं. AM मॉड्युलेटर्स का मतलब कौन क्या है, ऐसे कौन से डिवाइसेस है जो क्या जनरेट करता है, AM वेव. तो तुम्हाला माहिती आहे DS भी जनरेट करते हैं 2 बाय यूजिंग डायोड, बाय यूजिंग JFET. SS भी जनरेट करते 3 मेथड्स बाय यूजिंग कौन सा है, फिल्टर मेथड, फेज शिफ्ट मेथड एंड थर्ड मेथड. ये 3-4 मेथड से भी क्या मिलता है आपको, AM वेव. सेम उस तरह से यहाँ पर भी कुछ डिवाइसेस है. ओके, उससे क्या मिलेगा, वो क्या जनरेट करेगा, आपका फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन. ओके, FM वेव. FM वेव म्हणजे असते काय रे, FM वेव मतलब क्या होती है, FM वेव का मतलब क्या है, जो आपका कैरियर वेव है. ओके, FM वेव का मतलब क्या है, जो आपका कैरियर वेव है उसके फ्रीक्वेंसी में क्या है, चेंज लाना है. ओके, लेकिन वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू द एम्प्लीट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. आणि एम्प्लीट्यूडला काय म्हणतात, व्होल्टेज. हा व्होल्टेज आहे ना, हा जो आहे हा काय व्होल्टेज आहे. जर तुम्ही CR बघितलं, हा व्होल्टेज असतो, हा टाइम पीरियड असतो. तो अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल आपका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, चेंज. इसका, कैरियर का. तो बघा, हम जो डिवाइस यूज करने वाले हैं, हम जो इंस्ट्रूमेंट्स, हम डिवाइस यूज करेंगे FM जनरेट करने के लिए, उसको इनपुट क्या जाएगा, उसको इनपुट जाएगा आपका FM वेव. ओके, उसको इनपुट क्या जाएगा, मॉड्युलेटिंग सिग्नल. आता त्याला इनपुट जेव्हा मॉड्युलेटिंग सिग्नल जाईल तर त्याचं काय चेंज झालं पाहिजे, उसका चेंज होना चाहिए वोल्टेज. उसका वोल्टेज चेंज हुआ तो आपका कैरियर ने क्या करना चाहिए, कैरियर ने खुद की फ्रीक्वेंसी क्या करना चाहिए, चेंज. कैरियर ने खुद की फ्रीक्वेंसी क्या करना चाहिए, चेंज. आता बघा, मॅक्सिमम एम्प्लिट्यूड साठी तुम्हाला मॅक्सिमम फ्रीक्वेन्सी शिफ्ट मिळते म्हणजे Fmax मिळते, आणि मिनिमम वोल्टेज साठी तुम्हाला मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलते, Fmin मिलते. ओके, सो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब आप कोई डिवाइस को मॉड्युलेटिंग सिग्नल देते हो
कि उसका वोल्टेज में जब चेंज आता है तो कॅरियर की फ्रिक्वेन्सी में क्या आना चाहिए, चेंज. तर सगळ्यात पहिले आपण काय करू, हा मॉड्युलेटिंग सिग्नलचा जो व्होल्टेज आहे म्हणजे मॉड्युलेटिंग सिग्नल जो आहे तो आपण कोणाला देऊ, तुमच्या टँक सर्किटला. टँक सर्किट म्हणजे जो ट्यून्ड असेल पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी, जो काय जनरेट करेल तुमचा कॅरियर वेव्ह. अगदी मला सांगा रे, जेव्हा कोणता ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी जनरेट करेल ती तुमची काय असेल, कॅरियर फ्रिक्वेन्सी. ओके, तो वो जो ट्यून सर्किट है, ओके, ऑसिलेटर का जो ट्यून सर्किट है, ऑसिलेटर कोई भी हो सकता है, इट मे बी एलसी, इट मे बी क्रिस्टल, इट मे बी हार्टले, इट मे बी कॉल्पिट्स, कोई भी ऑसिलेटर हो सकता है जो क्या जनरेट करता है, फ्रिक्वेन्सी म्हणजे कॅरियर फ्रिक्वेन्सी. आणि कॅरियर फ्रिक्वेन्सी मिळाल्यानंतरच त्याची फ्रिक्वेन्सी इथे काय होते, चेंज होते ना. पण कशाच्या अकॉर्डिंग चेंज होते बेटा, मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या व्होल्टेजच्या अकॉर्डिंग. तर आपण काय करू, हा जो तुमचा मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे तो कशाला देऊ, तुमच्या ऑसिलेटरला देऊ. ऑसिलेटर का जो ट्यून सर्किट होगा उसका क्या चेंज होना चाहिए, उसका कैपेसिटेंस या उसका रिएक्टेंस क्या होना चाहिए, चेंज. और उसका रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस चेंज हुआ, उसका म्हणजे किसका, आपके टैंक सर्किट ऑफ ऑसिलेटर. ऑसिलेटर का जो ट्यून सर्किट होता है, टैंक सर्किट, उसका कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस अगर चेंज हुआ, ओके, तो ऑटोमेटिकली उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज. ऑटोमेटिकली उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज. म्हणजे तुमच्या इनडायरेक्टली मैं ये कहती हूँ कि मॉड्युलेटिंग सिग्नल के वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपके कॅरियर फ्रिक्वेन्सी की क्या चेंज हो रही है, फ्रिक्वेन्सी. कॅरियर की क्या चेंज हो रही है, फ्रिक्वेन्सी. आणि कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी कोणामुळे चेंज होत आहे, तुमच्या ऑसिलेटरचा जो ट्यून सर्किट आहे त्याची जी कॅपॅसिटन्स और रिएक्टन्स चेंज होईल, त्याच्यामुळे ऑसिलेटरची जी फ्रिक्वेन्सी आहे म्हणजे कॅरियर फ्रिक्वेन्सी, त्याची फ्रिक्वेन्सी काय होईल, चेंज होईल. इतना समझ में आया क्या? समजलं का? Yes, ma'am. झोपले का सगळे? 3D मध्ये कोण चालला? समझ में आया क्या? कितने करा? ओके, जाऊ दे. तुम्हाला समजलं का, पहिले मला सांगा. अभी पकडते. समजलं का बेटा? अरे Yes, ma'am. Yes, ma'am. लक्ष द्या इकडे, ध्यान दो. सबसे पहले क्या करना है, आपको एक डिवाइस लेना है. तुम्ही तुमच्या ऍक्च्युअली डोळ्यासमोर एक पिक्चर आना कि सबसे पहले मुझे क्या देना है, इनपुट मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मॉड्युलेटिंग सिग्नल किसको देना है, आपके एक डिवाइसेस को जो ट्यून सर्किट किंवा टँक सर्किट ऑसिलेटर असेल, ठीक आहे, म्हणजे ऑसिलेटरला द्यायचा असेल सरळ. अब आपको पता है कि ऑसिलेटर को क्यों देना है, क्योंकि ऑसिलेटर्स काय जनरेट करते, तुमचा कॅरियर सिग्नल. हायर फ्रिक्वेन्सी सिग्नल कोणता पण जो जनरेट करना तो तुम्ही वो आप मान के चलो की आपका कॅरियर सिग्नल आहे, त्याची फ्रिक्वेन्सी जर ॲज इट इज असेल तर तो FM वेव्ह नाही झाला. पण कॅरियर सिग्नल की ची जर फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली, हायर असो लोअर असो, वो क्या हुआ, आपका FM वेव्ह हुआ. तो कैरियर का आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करना है. मतलब ऑसिलेटर जनरेट करता है ना कॅरियर, उसकी क्या करना है, आपको फ्रिक्वेंसी चेंज करना है. तर ती चेंज करण्यासाठी तुम्हाला त्या ऑसिलेटरचा जो ट्यून सर्किट आहे किंवा टँक सर्किट आहे त्याचं रिएक्टन्स किंवा कॅपॅसिटन्स काय करावं लागेल, चेंज करावं लागेल. कारण की त्या टँक सर्किटचं किंवा ट्यून सर्किटचं कोणाच्या ऑसिलेटरच्या जर कॅपॅसिटन्स किंवा रिएक्टन्स चेंज झाला तरच त्या ऑसिलेटरने जो कॅरियर फ्रिक्वेन्सी जनरेट केलेली आहे, कॅरियर सिग्नल, त्याची फ्रिक्वेन्सी काय होईल, चेंज होईल. आणि तो जो रिएक्टन्स आणि कॅपॅसिटन्स आहे तो चेंज करण्यासाठी तुम्हाला इनपुट काय द्यावं लागेल बेटा, मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं व्होल्टेज. इट मे बी पॉझिटिव्ह, इट मे बी निगेटिव्ह, म्हणजे इट मे बी हायर और इट मे बी लोअर. बस 3च टर्म है, 3 टप्पे आहे, 3 स्टेप आहे. मॉड्युलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज दो, वोल्टेज देने के बराबर एज इनपुट अगर आपने दिया तो आपके ट्यून्ड टैंक सर्किट का
रिएक्टन्स आणि कॅपॅसिटन्स चेंज होगा, आणि रिएक्टन्स आणि कॅपॅसिटन्स चेंज झालं तर तुमच्या ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी काय होईल, चेंज, आणि फ्रिक्वेन्सी चेंज होणं म्हणजेच आउटपुट मध्ये काय मिळणं, एफएम वेव, आणि मला एफएम वेव्स पाहिजे. ओके, तो ये जो प्रोसेस चल रही है, ये जो मैंने आपको बताया 3 स्टेप्स में, ओके, वो जनरेट करने के लिए, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो एग्जीक्यूट करने के 2 मेथड्स है. फर्स्ट है फेट रिएक्टेंस मॉड्युलेटर, और दूसरा आहे बाय यूजिंग वैरेक्टर डायोड. पहिलं कोणता आहे बेटा, फेट रिएक्टेंस मॉड्युलेटर, आणि दुसरं कोणता आहे वैरेक्टर डायोड. तो वैरेक्टर डायोड अपन उद्या घेऊ, आज घेऊ फेट रिएक्टेंस मॉड्युलेटर. ओके, ये 5 मिनट्स में हो जाता है, ध्यान दो. मान के चलो ये आपका फेट रिएक्टेंस डायोड है, ओके, मॉड्युलेटर आहे. आता या फेट रिएक्टेंस मॉड्युलेटरला इनपुट जो आहे तो इनपुट काय देतोय आपण, मॉड्युलेटिंग सिग्नल. इनपुट काय देतोय, मॉड्युलेटिंग सिग्नल. आणि हा काय, हा एक ट्यून सर्किट आहे सपोज मान के चलो. इसका क्या होना चाहिए, ट्यून सर्किट किसका, ऑसिलेटर का. याचा काय चेंज झाला पाहिजे, रिएक्टन्स. याचा रिएक्टन्स चेंज झाला तरच याला आपण कशाला कनेक्ट करणार आहोत, ऑसिलेटरला कनेक्ट करणार आहोत. त्या ऑसिलेटर जो आहे तो काय देईल आउटपुट मध्ये, आउटपुट देईल तुमची कॅरियर सिग्नल. त्याची फ्रिक्वेन्सी काय होईल, चेंज. कधी, जब इसका रिएक्टेंस क्या होगा, चेंज. जब इसका रिएक्टेंस क्या होगा, चेंज. ओके, सो ये आपका आहे फेट रिएक्टेंस मॉड्युलेटर, एफईटी रिएक्टेंस मॉड्युलेटर. त्याच्यामध्ये काय काय आहे, कॅपॅसिटन्स इन सीरीज विथ रेजिस्टन्स आहे. त्याच्यामध्ये आपण फेट जेफेट यूज केला है. ओके, यहाँ से ये ड्रेन करंट है, हाँ त्याचा इम्पीडेंस है, मान के चलो ये VGS है आपका वोल्टेज गेट टू सोर्स. इसके अक्रॉस जो है गेट के ये VG है, दैट इज गेट वोल्टेज. ओके, और पूरा जो है इसके अक्रॉस क्या हमने लिहिला आहे, वोल्टेज. ओके, तर आपण इनपुट देतो आहे पॉझिटिव्ह. याचं फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, इक्वेशन काढायचं आहे. ओके, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस. इसका इम्पीडेंस चेंज होना चाहिए. ये जो फेट है ना, फेटचा रिएक्टन्स चेंज नाही होणार. इथे काय चेंज करू आपण, इम्पीडेंस. इम्पीडेंस चेंज झालं तुमच्या ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी काय होते, चेंज. ओके, सो देखिए क्या करेंगे हम. सबसे पहले ये आपका बेसिक सर्किट है फेट रिएक्टेंस मॉड्युलेटर. ओके, यस. अब ये जो फेट रिएक्टेंस मॉड्युलेटर है ये मैं किसके अक्रॉस कनेक्ट किया है बेटा, किसके अक्रॉस कनेक्ट किया है, आपके ऑसिलेटर के. मी पहिलेच सांगितलं कोणाच्या अक्रॉस कनेक्ट केलाय आपण, ऑसिलेटरच्या. याचा रिएक्टन्स चेंज झाला या सर्किटचा म्हणजे तुमच्या ऑसिलेटरचा काय चेंज होईल, फ्रिक्वेन्सी. आणि ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली म्हणजे काय झालं, तुम्हाला बाहेर काय मिळालं, आउटपुटला एफएम वेव. बाहर क्या मिला, एफएम वेव. तो बघा हम इसका वर्किंग देखते हैं. सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले आप इस गेट करंट को निगलेक्ट करो. ओके, यस. सी एंड आर जो हमने कनेक्ट किए है, इसमें से जो करंट पास हो रहा है, इसमें से जो करंट पास हो रहा है, दैट इज व्हाट योर I1, दैट इज व्हाट योर I1. आपने इसकी वैल्यू इस तरह से ली है कि आपका जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है इट इज मच हायर देन आर. ओके, मच हायर देन आर, मतलब XC जो है इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC is greater than R, X is greater than R. ओके, अब देखिए इस तरह से इन दोनों की जब आप सर्किट डिजाइन करोगे ना, तो इस तरह से उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिलेक्ट करना है कि सी की वैल्यू ये बहुत लार्ज होनी चाहिए एज कम्पेयर टू दिस रेजिस्टेंस. दोनों में से करंट क्या हो रहा है, सेम पास हो रहा है I1. तुम्हाला माहिती आहे V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ. याच्यावर तुम्हाला I ची व्हॅल्यू मिळते V/R. ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करना है 1 by 1. लॉजिकली कैसे ध्यान रखना है, पहिले I1 चे व्हॅल्यू काढा, मग तुम्ही काय करा, VG कडे जा, मग ID कडे जा, आणि मग Z कडे जा. ओके, ऐसा सीक्वेंस होता है याद रखने का. ओके, पहले I1 काढू. I इज इक्वल टू काय, V/R. I1 काय असेल, I1 म्हणजे काय असेल, I1 म्हणजे काय बेटा, V/R. V/R. आता इथे I1 जो आहे तो कशातून पास होऊन राहिला, C आणि R मधून. त्याच्यामुळे हा पूर्ण रेजिस्टन्स कन्सिडर करावा लागेल. ओके, सो I1 इज इक्वल टू V/R. R म्हणजे काय, हा R म्हणजे काय, इथे R प्लस C. R प्लस C का कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या लिया आपने, X. ओके, सो I1 इज इक्वल टू V/R प्लस X को कैसा लिखे हम, X इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज 1/j⍵c, 1/j⍵c. ओके, अभी भी मैंने क्या बताया कि C का वैल्यू जो है ये मच लार्जर है दैट एज कम्पेयर टू R, मतलब Xc इज लार्जर देन R, therefore R is very negligible, therefore R को यहाँ पर निग्लेक्ट करेंगे. सो क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू V/1 j⍵c. हाँ j⍵c वर गेला, इथे ऊपर गया तो क्या हुआ, j⍵cV. ओके, ये j⍵cV किसकी वैल्यू है बेटा, दिस इज वैल्यू ऑफ I1. कोणाची व्हॅल्यू आहे, I1 ची. आता ही I1 ची व्हॅल्यू काढल्यानंतर मी काय म्हटलं, सिक्वेन्शियली जायचं. आता कोणाची व्हॅल्यू काढायची, VG ची. ओके, VG म्हणजे वोल्टेज अक्रॉस दिस गेट, VG. ओके, नाउ VG म्हणजे काय असते, V इज इक्वल टू ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज है. ओके, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का,
तो V म्हणजे काय असते IR, तो VG किसके अक्रॉस है, इसके अक्रॉस, तो क्या आएगा I1 इंटू आर, I1 इंटू आर. सो VG इज इक्वल टू I1 इंटू आर. I1 ची व्हॅल्यू काय आली रे, I1 ची व्हॅल्यू आली आहे जे ओमेगा CV, त्याच्यामुळे इथे लिहिला I1 च्या जागी, इन प्लेस ऑफ I1 राइट डाउन जे ओमेगा CV इंटू क्या बेटा R. ही झाली VG ची व्हॅल्यू. अब किसके तरफ जाना है, मैंने कहा था I1 हुआ, VG हुआ, मग सिक्वेन्स घ्यायचा ID चा, ID म्हणजे ड्रेन. ओके, तो ID का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है, I का मतलब है V बाय R. I का मतलब क्या है V बाय R. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल रे, I का मीनिंग क्या है, यहाँ पर पेन से लिखा है मैंने, देखो I का मतलब क्या है V बाय R, आणि 1/R म्हणजे काय असते, 1/R म्हणजे काय असते G. G म्हणजे ट्रांसकंडक्टन्स ऑफ फेट, G म्हणजे ट्रांसकंडक्टन्स ऑफ फेट. तो मला सांगा ID जब निकालना है आपको, ID जब निकालना है तो ID इज इक्वल टू क्या होगा V/R. V म्हणजे काय, V म्हणजे गेट सोर्सच्या अक्रॉसचा जो करंट, दॅट इज कॉल्ड एज VGS इंटू क्या आता है 1/R. V बाय R आहे ना, तो V म्हणजे VGS घेतला, 1/R, 1/R म्हणजे काय रे G. G म्हणजे ट्रांसकंडक्टन्स, तो घेतला इथे GM, तो घेतला आपण इथे GM. तो ID की व्हॅल्यू क्या हुई GM. GM म्हणजे 1/R इंटू VGS. तो VGS ला आपण सिंपली काय कन्सिडर करू VG, कारण की इथे घेतलाय ना आपण VGS का मतलब यहाँ पर क्या लिया है VG, ये हुआ VG. आता VG ची व्हॅल्यू आहे म्हणजे ID ची व्हॅल्यू काय झाली, ID ची व्हॅल्यू झाली GM इंटू VG. आता VG ची व्हॅल्यू जी आहे ती इथे आलेली आहे काय, जे ओमेगा C इंटू RV. तो जे ओमेगा C इंटू RV VG च्या जागी पुट करा, तो यहाँ पर क्या आया जे ओमेगा C RV इंटू GM. ये किसकी वैल्यू है बेटा ID की, किसकी वैल्यू आई है ID की. आता लास्ट, ये लास्ट है. आता तुम्ही I1 काढला, VG काढला, ID भी फाइंड आउट किया, अभी क्या बाकी आहे Z. Z म्हणजे इम्पिडन्स ऑफ फेट. मी तुम्हाला सांगितलं हेच तुम्हाला काढायचं आहे. ओके, Z इज इक्वल्स टू, Z म्हणजे आरच आहे एक प्रकारचा रेजिस्टन्स. सो Z इज इक्वल्स टू क्या आएगा V अपॉन I. Z इज इक्वल्स टू V अपॉन I, ओम्स लॉ. सो V अपॉन I म्हणजे काय इथे ID, कारण की आप Z निकाल रहे हो फेट का, तो इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो कौन सा यहाँ पर ID है. सो V अपॉन ID. ID ची व्हॅल्यू ही तुमच्याकडे आहे काय, जे ओमेगा C R GM इंटू V. ओके, तो ID की वैल्यू पुट की, न्यूमरेटर का V और डिनोमिनेटर का V जो है वो कैंसिल हो चुका है, इसलिए ऊपर आया 1 आणि हे आला, याला रिअरेंज केलं म्हणजे जे ओमेगा बाहेर काढला, ब्रॅकेट मध्ये काय लिहिलं GM इंटू CR. GM इंटू CR ये जो है ये है आपका C इक्विवेलेंट, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसका, आपके फेट रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर का. ये पूरा रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर का ये क्या है टर्म है, दैट इज C इक्विवेलेंट. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है, C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है, ओके, वो क्या है अभी GM इंटू CR. C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है बेटा GM इंटू CR. ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई GM इंटू CR. इसका मतलब क्या है कि जब आप GM, ओके, GM म्हणजे काय ट्रांसकंडक्टन्स. ओके, ये ट्रांसकंडक्टन्स अगर आपने चेंज किया या R और C चेंज किया तो C इक्विवेलेंट क्या होता है चेंज. C इक्विवेलेंट म्हणजे काय असते इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इसका अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चेंज हुआ तो इसको हमने किसको कनेक्ट किया है ऑसिलेटर को, तो ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा चेंज, अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हुआ चेंज हुआ तो. ओके, वो वही आपको चाहिए. कळलं का इथपर्यंत. यस बेटा. Yes, ma'am. ओके, सो इसके न्यूमेरिकल है वो हम कर लेंगे. न्यूमेरिकल है त्याच्यानंतर आपण घेऊ, जैसे फेट रिएक्टर्स मॉड्यूलेटर है ना, बायोजिंग फेट हमने FM वेव जनरेट की थी, सेम बायोजिंग वैरेक्टर डायोड हम देखेंगे किस तरह से आपका ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है. ओके, सो अटेंडेंस दे दीजिए, क्वेश्चन वहां पर दिया है, तो यू कैन लीव.